एनवायरनमेंट की ये लास्ट सीरीज है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। मीथेन। मीथेन एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। यह दलदली क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर उत्सर्जित होती है, इसके अतिरिक्त धान के खेतों से पशुपालन से भी यह पशुओं के अपशिष्टों से जुगाली से उत्सर्जित होती है, खनन क्षेत्रों में उत्सर्जित होती है और इसके अलावा दीमक से भी मीथेन उत्सर्जित होती है। द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या होते हैं? जैसे कुहरा प्लस धूम मिलके धूम कोहरा बन गया, और प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक। इसमें नाइट्रोजन, ओजोन और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट रहता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसका अत्यधिक निर्माण यातायात वाले शहरों में देखा जाता है, जहां वाहनों से निकलने वाले धुओं पर प्रकाश किरणों के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब है ओजोन। ये द्वितीयक वायु प्रदूषक में शामिल है। क्षोभ मंडल के निचले हिस्से में पाए जाने वाली ओजोन गैस अत्यंत हानिकारक होती है। ये समताप मंडल में ओजोन परत लाभदायक है, जबकि क्षोभ मंडल में हानिकारक होती है एक प्रदूषक के रूप में। इसे आंखों में जलन, खुजली और पानी आने की समस्या देखी जाती है, जबकि ओजोन परत जो समताप मंडल में स्थित है वह वायुमंडल के लिए लाभदायक है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर धरातल की रक्षा करती है। अगला है फ्लाई ऐश। यह उड़ते हुए राख के कण हैं। इसमें निलंबित ठोस कण भी शामिल हैं। ये खनन क्षेत्रों से ताप विद्युत घरों से अधिक उत्सर्जित होते हैं। तेल शोधनशालाओं से भी इनका निष्कासन होता है। अब ये पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित करते हैं। श्वसन तंत्र के लिए नुकसानदायक है। इनसे दमा जैसी समस्या हो सकती है। फ्लाई ऐश का प्रयोग सीमेंट व ईंट निर्माण में भी किया जा रहा है, क्योंकि इससे सीमेंट व ईंट में मजबूती आती है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं? नंबर 1 है निर्वनीकरण पर रोक लग जाए। निर्वनीकरण पर रोक लग जाए और वनीकरण को बढ़ावा, सीएनजी युक्त गाड़ियों का बढ़ाव, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम कर वैकल्पिक ऊर्जा ईंधन के बढ़ावा देना। कुछ सरकारी उपाय क्या क्या हैं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए? तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAQMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसके अंतर्गत या इसमें भारत के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी की जाती है। यह कार्यक्रम CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो वायु प्रदूषण निरोध या नियंत्रक एक्ट 1981 का है। इस अधिनियम द्वारा वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जैसे ताप विद्युत घरों, वाहनों तथा उद्योगों से विषाक्त पदार्थ छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह अधिकार दिया गया कि वे जनहित में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो
कि बिजली व पानी की आपूर्ति रोक सकते हैं। इसी अधिनियम के तहत 1988 में ध्वनि प्रदूषण को प्रदूषण की श्रेणी में शामिल किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके अंतर्गत प्रमुख महानगरों में वायु की गुणवत्ता के लिए सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। PM 2.5 और PM10 नाइट्रस ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ओजोन, लेड, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 8 प्रमुख प्रदूषक हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। ये प्रदूषक में नहीं आएंगी, ये ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसमें वायु गुणवत्ता को विभिन्न रंगों द्वारा दर्शाया जाता है। इन्हें कुल 6 वर्गों में बांटा गया है। सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता को हरे रंग से, जबकि सबसे भयावह स्थिति कत्थई रंग से प्रदर्शित है। संतोषजनक स्थिति के लिए धानी रंग से, सामान्य प्रदूषित वायु पीला रंग। यूरो मानक क्या है? भारत स्टेज। यह इंजन की दक्षता को सुनिश्चित करने वाला एक मानक है जो वाहनों पर लागू है। इससे वाहनों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अत्यधिक कमी आती है। यह सबसे पहले यूरोपीय देशों द्वारा 1992 में लागू किया गया, 1992 में लागू किया गया। उसी को भारत में BS1 नाम से 2001 में लागू किया गया। भारत में BS4 के बाद सीधे BS6 मानक लागू कर दिया गया, जो कि 2020 से अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि इसे 2016 में अपनाया गया था। अब है सफर क्या है? सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी या वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। यह वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली भारत की पहली मोबाइल ऐप सेवा है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी। इसमें सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता हरे रंग और सबसे खराब लाल रंग से दर्शाया जाता है। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। 2 प्रकार के जल, सतही जल प्रदूषण और सतही जल प्रदूषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। सतही जल में एक तो स्थिर जल, जिसको कि लैंटिक वाटर, भौम जल प्रदूषण और सागरीय जल प्रदूषण। स्थिर जल में हमारा तालाब आता है, फिर इसके बाद में स्थिर जल में तालाब जैसे लैंटिक, बहता हुआ जल लोटिक जैसे नदी और झरना, भौम जल। दूसरा है सागरीय जल। इसमें सागरीय जल प्रदूषण में मुख्य कारण है तेल अधिप्लवन, अति मत्स्यन, कचरा निस्तारण, वैश्विक तापन, अम्लीयता में वृद्धि और फिर सुपोषण। जल में विषाक्त तत्वों के प्रवेश से जल की गुणवत्ता में गिरावट जल प्रदूषण कहा जाता है। सुपोषण, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब तालाब, झील जैसे स्थिर जल क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों से, विशेषकर कृषि क्षेत्र से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व जाकर मिल जाते हैं, तो
यहाँ पोषक तत्व की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे जल सतहों पर शैवाल प्रस्फुटन जैसी घटना होती है और पूरी तरह शैवाल या जलकुंभी से और पूरी सतह शैवालों या जलकुंभी से भर जाती है और जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अंततः इससे स्थित जीव मरने लगते हैं और अंततः इसमें रहने वाले जीव मरने लगते हैं। जल में घुलित ऑक्सीजन जितनी अधिक होगी, जल की गुणवत्ता उतनी अधिक होगी, परंतु डिमांड ऑफ ऑक्सीजन की कमी जल में बढ़े हुए प्रदूषण स्तर को व्यक्त करता है। DO अर्थात डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन परंतु घुलित ऑक्सीजन में कमी जल में बढ़े हुए प्रदूषण स्तर को व्यक्त करता है। इस समय जैव ऑक्सीकरण की मांग बढ़ जाती है। जैव ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। अब BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मांग जो सामान्य ताप पर किसी जल के प्रति लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार डिसॉल्व ऑक्सीजन = 1 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब है नदी जल प्रदूषण। यह उद्योगों से निकले कचरे, घरों से निकलने वाले अपशिष्टों, नगरों से निकलने वाले अपशिष्टों और कृषि क्षेत्रों से बहकर जाने वाले अपशिष्टों से प्रदूषित होती है। तापीय प्रदूषण क्या है? नदियों में तापीय प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इसमें मशीनों को ठंडा करने में उत्पन्न गर्म जल को नदियों में छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत निर्माण केंद्रों में टरबाइन को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त जल नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और नदी पारितंत्र नष्ट होने का खतरा रहता है। इससे नदी पारितंत्र के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। अब है सागरीय प्रदूषण। नंबर 1, तेल अधिप्लवन, ऑयल स्प्लिट। तेल पाइपलाइनों से, तेल के टैंकरों से तथा तेल शोधनशालाओं से कई बार तेल जल की सतह पर फैल जाता है, जिससे सूर्यताप बाधित हो जाता है। जल के अंदर पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है, जिससे प्राथमिक उत्पादकता कम या प्रभावित होती है, जिससे पूरा पारितंत्र प्रभावित होगा। तेल अधिप्लावन की समस्या के निवारण के लिए ऑयल अर्थात जैस्पर नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। यह जल की सतह से तेल को खाकर नष्ट कर देता है। अब भूमिगत जल प्रदूषण। इसमें शामिल प्रदूषकों से निम्नलिखित बीमारियों का खतरा होता है। नंबर 1 है भौम जल। भौम जल में फ्लोराइड की बढ़ी हुई मात्रा हड्डियों की बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। सागर कार्बन सिंक जोन की तरह होता है। ये कार्बन का
अवशोषण करते हैं। वर्तमान में सागरों में अम्लीयता बढ़ रही है क्योंकि सागरों में कार्बोनिक अम्ल बढ़ रहा है। इससे प्रवाल भित्तियों को अधिक खतरा है क्योंकि प्रवाल भित्तियां चूने के जमाव से निर्मित होती हैं, अतः बढ़ती अम्लीयता इस चूने की संरचना को खोलकर समाप्त कर देती है। अब है दांत की समस्या। फ्लोराइड के कारण कुबड़ पीठ की समस्या बढ़ती है। भारत में कई राज्य इससे ग्रसित हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र प्रमुख हैं। अब है आर्सेनिक। आर्सेनिक की अधिकता से त्वचा संबंधी बीमारी, कैंसर संबंधी बीमारी इससे प्रभावित राज्यों में वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, यूपी प्रमुख है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसी को मिथैमोग्लोबिनीमिया कहते हैं। इससे बड़े पैमाने पर बच्चों की मृत्यु होती है। प्रभावित राज्यों में पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम से कैंसर और किडनी का फेल्योर। प्रभावित राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन, मृदा अवनयन। मृदा की गुणवत्ता में अवनयन मृदा प्रदूषण कहलाता है, जो कि निम्नलिखित कारणों से होता है। नंबर 1, मृदा का अपरदन, मृदा का क्षारीयकरण अथवा लवणीकरण, भौम जल स्तर गिरावट, कूड़े के निस्तारण या ढेर से, खनन क्षेत्रों में खुली खानों से, मृदा का दलदलीकरण, रेडियोधर्मी प्रदूषणों से, रेडियोधर्मी पदार्थों से। अब है फिर मरुस्थलीकरण का विस्तार। मृदा अपरदन के प्रकार क्या क्या हैं? एक है छपक अपरदन या स्प्लैश इरोजन। मृदा का वर्षा की बूंदों से असंगठित होना छपक अपरदन कहलाता है। मृदा का वर्षा की बूंदों से असंगठित होना छपक अपरदन। फिर परत अपरदन, नलिका, बड़ी अवनलिका उत्पत्ति या बीहड़ भूमि। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल। मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए मरुस्थलों के किनारे किनारे वृक्षारोपण किया जाता है, जिसे वृक्षों की रक्षक मेखला कहते हैं। ठोस अवशिष्ट प्रदूषण, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाले ठोस अपशिष्टों से होने वाला प्रदूषण स्रोत है औद्योगिक क्षेत्रों से, खनन क्षेत्रों से निकलने वाला, नगरों से निकलने वाला, कृषि क्षेत्रों से निकलने वाला प्रदूषण, मत्स्य क्षेत्रों से निकलने वाला प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों से निकल रहे, अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्ट, मत्स्य क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट, बाकी सारे है। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण। अपशिष्टों का निस्तारण और संग्रह एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए। साथ ही इसमें से जैव अपघटनीय और जैव अनअपघटनीय पदार्थों को अलग करना आवश्यक है। इनका पुनर्चक्रण आवश्यक है। कूड़े से वर्तमान में खाद बनाई जा रही है। साथ ही इससे तरल ईंधन और गैस भी उत्पन्न की जा रही है। फिर अगला है लैंडफिल। ठोस अपशिष्टों को खुले में न फेंककर गड्ढों में दबाकर उस पर मिट्टी डालकर वहां वृक्ष लगाए जा सकते हैं। फिर है पायरोलिसिस। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कूड़े को जलाकर
इससे ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। फिर है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी पदार्थों में स्वतः विकिरण का गुण होता है। यह हानिकारक प्रदूषण होते हैं। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल में नाभिकीय रिसाव हुआ जिसमें 4000 से अधिक लोग मारे गए। दिसंबर 1984 में भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी एक भयावह घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के प्लांट में रिसाव से लगभग 4000 से अधिक लोग मारे गए। इसमें प्रमुख गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पर परमाणु बम गिराए जिससे अत्यधिक विनाश हुआ और लंबे समय तक इसका प्रभाव रहा। क्या क्या प्रभाव है? नंबर 1, कैंसर उत्पन्न हो सकता है। आनुवंशिक विकलांगता या विरूपण उत्पन्न होने का खतरा। रेडियोधर्मी विकिरण प्रकृति के साथ साथ मानव जनित कारकों द्वारा होता है। मानव द्वारा निर्मित उत्पादों से कोबाल्ट 60, कार्बन 14, स्ट्रोंशियम 90 जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। कचरा प्रदूषण। इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रदूषण इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पादों से उत्पन्न होता है। वर्तमान में बढ़ती उपभोक्तावादी प्रकृति ने इस प्रकार के प्रदूषण को बढ़ाया है जिसमें यूज एंड थ्रो कल्चर का सबसे बड़ी भूमिका है। इस कचरे से मरकरी, कैडमियम, लेड, बेरियम जैसे प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। पारा से मिनीमाता रोग, कैडमियम से इटाई, बेरियम से मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, लेड से उल्टी, दस्त और बेहोशी जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके निदान के लिए सितंबर स्टेप कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। सॉल्विंग द ई-वेस्ट प्रॉब्लम। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक उत्पाद निर्माताओं से उत्पादों में हानिकारक रासायनिक पदार्थों के उपयोग को कम से कम करने की बात कही गई है। इसका पुनर्चक्रण अनिवार्य है। उपभोक्तावादी संस्कृति को कम करने की आवश्यकता है। ध्वनि प्रदूषण को प्रदूषण की श्रेणी में वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत 1988 में शामिल किया गया है। ध्वनि प्रदूषण को प्रदूषण की श्रेणी में वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत 1988 में शामिल किया गया है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में औद्योगिक कारखाने, तीव्र यातायात, आरा मशीनें, मनोरंजन, धार्मिक क्रियाकलापों में लाउड स्पीकर का प्रयोग, विभिन्न सभाओं में भाषण, जेट प्लेन, विभिन्न त्योहार पर पटाखे, विद्युत गर्जना, ज्वालामुखी उद्गार आदि हैं। ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है। पत्तियों की सरसराहट से लगभग 20 dB ध्वनि निकलती है। फुसफुसाहट भरी बातचीत से 30 dB, सामान्य बातचीत में 60। आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय लगभग 65 dB रहती है और रात में 55 dB। व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन के समय 75 dB और रात में 65 निर्धारित की गई है। 150 dB से अगर अत्यधिक नॉइस है तो अत्यंत हानिकारक है। जेट विमानों से निकलने वाली श्वान की ध्वनि 180 dB होती है। इसका प्रभाव क्या हो सकता है? आदमी बहरापन, चिड़चिड़ापन, माइग्रेन, एंजाइटिस, चिंता या ग्रस्तता, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप। नियंत्रण। नंबर 1 है नियंत्रण में ग्रीन मफलर। सड़कों पर, डिवाइडर पर अथवा किनारे किनारे वृक्षों की मेखला लगाई जाती है। ये ध्वनि को अवशोषित करते हैं और उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं।
लाउड स्पीकर व प्रतिबंध औद्योगिक क्षेत्रों को रिहायशी इलाकों से औद्योगिक क्षेत्रों को रिहायशी इलाकों से दूर स्थापित करना, जागरूकता का प्रसार। अब जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। सबसे पहले बायोलॉजिकल डायवर्सिटी वर्ड, जैव विविधता, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। सबसे पहले बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द का प्रयोग रेमंड एफ दासमैन ने 1968 में किया। बायोडायवर्सिटी शब्द का पहली बार प्रयोग वाल्टर जी रोजेन अर्थात W.G. रोजेन ने किया। फादर ऑफ मॉडर्न बायोडायवर्सिटी कहते हैं E.O. विल्सन को। जैव विविधता से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की बहुलता से है। धरातल पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता घटती जाती है, अर्थात विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता बढ़ती है और विषुवत रेखीय वर्षा वन क्षेत्रों में ये अधिकतम होती है। इससे बायोडायवर्सिटी ग्रेडियंट अर्थात जैव विविधता प्रवणता कहते हैं। अर्थात ये हमारी पृथ्वी है, ये है भूमध्य रेखा, ये हमारा पोल ध्रुव, यानी विषुवत रेखा से अगर उत्तर के जाएंगे तो जैव विविधता घटती चली जाएगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। उच्च तापमान और उच्च वर्षा जैव विविधता के लिए अनुकूल है। उच्च तापमान और उच्च वर्षा जैव विविधता के लिए अनुकूल है। बायोडायवर्सिटी के प्रकार नंबर 1 है, 3 प्रकार की होती है। प्रजातीय बायोडायवर्सिटी, अनुवांशिक बायोडायवर्सिटी और पारितंत्रीय बायोडायवर्सिटी। प्रजातीय बायोडायवर्सिटी, प्रजातियों की विविधता अधिक होती है, प्रजातीय बायोडायवर्सिटी कहलाती है। अनुवांशिक में अनुवांशिक गुणों की विविधता अधिक होती है। पारितंत्रीय बायोडायवर्सिटी, इसमें किसी पारितंत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की बहुलता को निर्दिष्ट इसमें किसी पारितंत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की बहुलता को दर्शाया जाता है। यह पारितंत्र के स्तर पर देखी जाती है। जैव विविधता का मापन अल्फा बायोडायवर्सिटी, बीटा और गामा बायोडायवर्सिटी, इसे व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अल्फा बायोडायवर्सिटी में जीवों की संरचना और उसकी विशेषता का अध्ययन किया जाता है। जीवों की संरचना और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यह प्रजाति के स्तर पर मापी जाती है। बीटा बायोडायवर्सिटी, इसमें दो प्रजातियों के मध्य अंतर का ज्ञान होता है। यह अल्फा से बड़े स्तर का मापन है। और गामा, यह किसी पारितंत्र के स्तर पर मापी जाती है। यह सबसे बृहद गामा बायोडायवर्सिटी, यह किसी पारितंत्र के स्तर पर मापी जाती है। यह सबसे बृहद स्तर का मापन है। जैव विविधता का वितरण। सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है विषुवत रेखीय वर्षावन। सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है विषुवत रेखीय वर्षावन, दूसरा है प्रवाल भित्तियां, तीसरा है आर्द्र भूमियां, ज्वारनदमुख क्षेत्र। सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। नंबर 1 विषुवत रेखीय वर्षावन, प्रवाल भित्तियां, आर्द्र भूमियां, ज्वारनदमुख। नंबर 1 है विषुवत रेखीय वर्षावनों में लगभग 250 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा और तापमान लगभग 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन होता है। ऐसी दशाओं में जीवाणुविक सक्रियता बहुत ज्यादा होती है। यह वनस्पतियों और जीवों दोनों की प्रचुरता के लिए अनुकूल है। प्रवाल भित्तियां। प्रवाल सूक्ष्म समुद्री जीव है जो कि शैवालों के साथ सहजीविता का संबंध प्रदर्शित करते हैं। इन्हें समुद्री वर्षा वन की संज्ञा दी गई है। ये क्षेत्र जैव विविधता के सर्वोच्च क्षेत्र माने जाते हैं, जहां विभिन्न वर्गों के जीव जंतुओं के साथ साथ
विभिन्न भिन्न भिन्न समूहों की वनस्पतियां पाई जाती हैं। खाद्य संसाधन या औषधीय संसाधन तथा सौंदर्य प्रसाधन के लिए संसाधन प्राप्त होते हैं। यहाँ शैवालों को जूजेंथेल्ली कहते हैं, जिसमें भोजन निर्माण की क्षमता होती है। इसी भोजन से प्रवालों की खाद्य आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। जब जूजेंथेल्ली मृत होने लगते हैं तब प्रवाल अंगहीन होने लगते हैं। इस स्थिति में शैवाल भोजन निर्मित नहीं कर सकते और प्रवाल भी मृत होने लगते हैं। इसी स्थिति को प्रवाल विरंजक कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। प्रवाल विरंजक के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। नंबर 1 है ग्लोबल वार्मिंग। प्रवाल विरंजक के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। नंबर 1 है ग्लोबल वार्मिंग। ज़ेनोबायोटिक्स, यह प्रदूषण जनित रोग है। एपिज़ोटिक्स, इसे ही कोरल प्लेग कहते हैं। एपिज़ोटिक्स, इसे कोरल प्लेग कहते हैं। अति मत्स्यन, ओवरफिशिंग, सुनामी। आर्द्रभूमि दो प्रकार की होती है, अंतःस्थलीय और तटीय। रामसर साइट वर्तमान में इंडिया में 75 है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 14, उत्तर प्रदेश में 10। 1971 रामसर सम्मेलन, 75 में ईरान के रामसर कन्वेंशन हुआ था। 71 में 75 में लागू, भारत इसमें शामिल हुआ था 82 में। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2023 का थीम है वेटलैंड रिस्टोरेशन। अब है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड मानव जनित कारणों से यदि किसी रामसर साइट में क्षरण हो रहा है अथवा भविष्य में इस पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है तो इसे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। इसे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। जैसे चिल्का झील को पहले शामिल किया गया था और वर्तमान में इस सूची से बाहर कर दिया गया है। अब ज्वारनद में एस्चुरी क्या होती है? जहाँ नदियों का स्वच्छ जल और सागर का लवणीय जल आपस में मिलते हैं, इन क्षेत्रों को ज्वारनद मुक्त क्षेत्र कहते हैं। जहाँ नदियों का स्वच्छ जल और सागर का लवणीय जल आपस में मिलते हैं, इन क्षेत्रों को ज्वारनद मुक्त कहते हैं। वास्तव में ये भी 2 पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है जहाँ उत्पादकता उच्च होती है। वर्तमान में विश्व में कुल 17 मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र हैं जो उच्च जैव विविधता वाले हैं, जिनकी स्थिति कर्क रेखा से मकर रेखा तक है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट यह अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दी थी। इसके प्रमुख मानक हैं। मायर के अनुसार इन क्षेत्रों में कम से कम 1500 लकड़ी की प्रजातियां अर्थात वनस्पतियां देशज होनी चाहिए अर्थात एंडेमिक होनी चाहिए। ये संवेदनशील क्षेत्र भी माने गए हैं। भारत में जैव विविधता के प्रमुख हॉटस्पॉट तो कुल 4 हैं। जैसे एक है हिमालयी क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी हिमालय, ये वाला पूर्वी हिमालय। फिर है इंडो बर्मन क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट से लेकर श्रीलंका और ये सुंडालैंड, अंडमान निकोबार वाला। हिमालयी क्षेत्र विशेषकर पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट से लेकर श्रीलंका, तीसरा है इंडो बर्मन और चौथा है सुंडालैंड अर्थात अंडमान निकोबार वाला एरिया। जैव विविधता का विखंडन या ह्रास, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, सबसे ज्यादा कैसे होगा? तो आवास का विखंडन हो जाए तो जैव विविधता का ह्रास हो जाता है। शिकार की समस्या, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, जंगल की आग तथा निर्वरीकरण और औद्योगिकरण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां जैसे झूमी कृषि, वैश्विक तापन,
अर्थात जलवायु परिवर्तन सबसे प्रमुख कारण है। इन सबके अतिरिक्त सबसे प्रमुख कारण है जंगली जीवों के आवास का विखंडन। जैव विविधता ह्रास का सबसे प्रमुख कारण है। महत्व क्या है? पारितंत्र के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। खाद्य श्रृंखला का प्रमुख भाग है। खाद्य संसाधनों की प्राप्ति है। वन उत्पादों की प्राप्ति, पर्यटन के लिए आवश्यक। भारतीय आयुर्वेद परंपरा पूरी तरह से बायोडायवर्सिटी पर टिका हुआ है। सौंदर्य प्रसाधन। जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये दो तरीके अपनाए गए हैं, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन अर्थात स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में इसके अंतर्गत है राष्ट्रीय पार्क जो कि वर्तमान में 106 है, वन्यजीव अभ्यारण्य 556, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कुल 18 है। स्वस्थानीय। फिर दूसरा है बाह्य स्थानीय या परिस्थानीय संरक्षण में हमारा चिड़ियाघर आता है, जंतु उद्यान आता है, जीन बैंक, बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, ये सब आते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्तमान में 12 है यूनेस्को द्वारा, मैन एंड बायोडिवर्सिटी कहते हैं। नंबर 1 है नीलगिरी, सबसे पहला था। दूसरा पन्ना मध्य प्रदेश में। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और ट्रांजिशन क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। कोर एरिया ये सर्वाधिक संरक्षित है। आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध है। केवल सरकारी कर्मचारी की आवाजाही हो सकती है तथा वे केवल अनुसंधान जो सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाए केवल वही होगा। यहाँ कोई नेशनल पार्क स्थित हो सकता है। बफर क्षेत्र क्या है? यह कोर के चारों तरफ का क्षेत्र होता है। यहाँ पर्यटन तथा अनुसंधान की अनुमति है, परंतु स्थायी निवास की अनुमति नहीं है और न ही कृषि की अनुमति है। तीसरा है ट्रांजिशन क्षेत्र। यह सबसे बाहरी क्षेत्र है। ट्रांजिशन ये सबसे बाहरी क्षेत्र है। यहाँ कृषि, आवास तथा अन्य गतिविधियों की अनुमति होती है, परंतु कुछ तय मानकों का पालन करना होता है। अब यूनेस्को की सूची में शामिल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसको 2000 में शामिल किया गया था, जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। सुंदरवन, इसको 2001 में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी, इसको भी 2001 में, तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है। नंदा देवी, ये 2004 में, ग्रेटर हिमालय उत्तराखंड में है। नोकरेक, ये मेघालय, इसको 2009 में, गारो पहाड़ियों के पास। पंचमढ़ी को भी 2009 में, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सिमलीपाल उड़ीसा, इसको भी 2009 में। अमरकंटक या अचानक मार्ग, ये मध्य प्रदेश में मैखाल श्रेणी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है अमरकंटक, जिसे अचानक मार्ग, जो कि मैखाल श्रेणी के पास है। और ग्रेट निकोबार 2013 में, निकोबार में। अगस्त मलई 2016 में, कार्डमन पहाड़ियां, कर्नाटक तमिलनाडु के पास। कंचनजंगा 2018 में, इसे सिक्किम में। और 12वां है पन्ना, मध्य प्रदेश। अब है IUCN